इस वीडियो में हम मेमोरी कंसोलिडेशन, एंटीरियर एंड लेटरल टेम्पोरल लोब के बारे में जानेंगे। तो मेमोरी कंसोलिडेशन क्या है और इसमें हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है, ये जानते हैं। जब कोई भी चीज़ हमारी मेमोरी में जाती है तो उसे परमानेंट स्टोर होने में टाइम लगता है। जैसे कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। इस चीज़ को हमारी मेमोरी में सॉलिडिफाई होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसी को कंसोलिडेशन कहा जाता है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेशन को बायोलॉजिकल चेंजेस के रूप में माना जाता है। यानी जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट है वो कंसोलिडेशन को बायोलॉजिकल चेंजेस मानते हैं। अब इसमें हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है, ये जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, मिडल टेम्पोरल लोब के डैमेज होने के कारण हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पर असर पड़ता है, लेकिन इसमें भी सारी मेमोरी पर असर नहीं पड़ता। जैसा कि हमने एचएम के केस में देखा था कि उनको सर्जरी से पहले की सारी चीज़ें याद थी, लेकिन सर्जरी के बाद वो अपनी न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पा रहे थे। और हिप्पोकैम्पस का काम मेमोरी को स्टोर करना नहीं है, बल्कि इसका काम मेमोरी को कंसोलिडेट करना है। जैसे आप कुछ याद कर रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना इसका काम है। सपोज़ कीजिए किसी दिन आपको चोट लग गई, तो जिन चीज़ों का अभी कंसोलिडेशन चल रहा था तो वो वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हिप्पोकैम्पस या मिडल टेम्पोरल लोब के डैमेज के कारण पूरी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस वही चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है जिनका अभी कंसोलिडेशन चल रहा होता है। तो मिडल टेम्पोरल लोब का काम है न्यू इन्फॉर्मेशन को बनाना और हिप्पोकैम्पस का काम है उसे कंसोलिडेशन करना। इस बात का एविडेंस हमें उन लोगों से मिलता है जिनको रिट्रोग्रेड एमनीसिया हुआ था, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। न्यूरॉन लेवल पर कंसोलिडेशन से क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का एक आइडिया ये भी है कि कंसोलिडेशन मल्टीपल स्टिमुलस इनपुट्स और पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन के बीच एसोसिएशन बनाता है, इसलिए कोई चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो हिप्पोकैम्पस का काम है कंसोलिडेशन करना, और एक बार कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई फिर हिप्पोकैम्पस का कोई रोल नहीं होता। अब यहाँ अल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम और डाइएन्सेफेलिक एमनेशिया की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है कि मिडल टेम्पोरल लोब के डैमेज होने के कारण एमनेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ब्रेन के कुछ और पार्ट्स या एरिया ऐसे हैं जिनके डैमेज होने के कारण भी एमनेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ब्रेन के डाइएन्सेफेलोन की मिडलाइन स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने से भी एमनेशिया होता है। और स्ट्रोक, अल्कोहलिज्म, ट्रॉमा और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के कारण हमारे ब्रेन के डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस और मैमिलरी बॉडीज मिड लाइन सब कॉर्टिकल को नुकसान पहुंच सकता है और एमनेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। 90th सेंचुरी में रशियन साइकेट्रिस्ट सर्गी कोर्साकॉफ ने अल्कोहलिज्म के साथ जुड़े एंट्रोग्रेड और रिट्रोग्रेड एमनेशिया की प्रॉब्लम पर रिपोर्ट किया था। उन्होंने कहा, लंबे समय तक अल्कोहल के सेवन से विटामिन्स की कमी हो सकती है जो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है। अल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम
वाले पर्सन में डाईएनसेफेलॉन यानी थैलेमस के डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस और मैमिलरी बॉडीज़ में गिरावट हो जाती है, यानी उनमें कमी आ जाती है, जिससे एमनीशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक हम मिडल टेम्पोरल लोब के बारे में पढ़ रहे थे। अब एंटीरियर और लेटरल टेम्पोरल लोब को जानते हैं। जैसा कि हमें पता है, नियोकॉर्टेक्स मेमोरी के स्टोरेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नियोकॉर्टेक्स के डैमेज के कारण भी रिट्रोग्रेड या एंट्रोग्रेड एमनीशिया हो सकता है। लेटरल कॉर्टेक्स के डैमेज होने से सीवियर रिट्रोग्रेड एमनीशिया हो जाता है। सीवियर का यहाँ मतलब हो सकता है कि वो अपनी पुरानी यादों को भी भूल सकता है। ऐसे केसेस में हो सकता है ब्रेन के एट्रोहीनल कॉर्टेक्स और पेरी हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स दोनों को नुकसान पहुंचा हो। इसका डैमेज होने का अलग अलग कारण हो सकता है, जैसे अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ और ब्रेन के वायरल इन्फेक्शन से। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स जिनको रिट्रोग्रेड अमनेशिया था, उनको न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मतलब पुरानी चीज़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन न्यू मेमोरीज अभी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे एमनीशिया को आइसोलेटेड रिट्रोग्रेड एमनीशिया कहा जाता है। तो ये वाला एमनीशिया एंटीरियर टेम्पोरल लोब के डैमेज होने के कारण होता है। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या एंटीरियर और लेटरल रीजन में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है, जिसके डैमेज होने के कारण हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में प्रॉब्लम होती है या हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी पर असर पड़ता है। तो आंसर इज़ मे बी, यानी शायद हो सकता है, हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा व्यू ये है कि हो सकता है कि इसका यूज़ इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में किया जाता है, यानी हो सकता है मेमोरी किसी और जगह स्टोर हो और ये दोनों उसे रिट्रीव करने का यानी याद करने का काम करते हो, जिस कारण इसके डैमेज होने से हमें पहले से स्टोर मेमोरी को याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर मेमोरीज कहाँ स्टोर होती है, इसका आंसर खोजने के लिए न्यूरो इमेजिन स्टडी की गई है, जिससे ये पता चला कि मेमोरीज नियोकॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी अलग अलग जगह पर स्टोर है। कोई इन्फॉर्मेशन कहीं और स्टोर है तो कोई इन्फॉर्मेशन किसी और एरिया में स्टोर है।